Welcome to the another video of the basic electrical engineering for a transformer. We talk about यहाँ पर पढ़ाई करेंगे कि what are the losses of the transformer here. So major losses that the transformer is having is the iron loss, and one is another is copper loss. Other losses are there, but we will basically discuss about the iron loss, and we are going to depth into it, like what is the depth in iron loss and other things. तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ आयरन लॉस और कॉपर लॉस के बारे में बात करेंगे। कॉपर लॉस वही होता है कि रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, जो भी लंबा वायर हम यूज करते हैं, कोई भी वायर, उसका लेंथ बहुत ज्यादा लंबा होता है, जो कि एक रैप हो गया जाता है। तो ये जो बहुत ज्यादा लंबा लेंथ है, उसको जो लॉस है वो हम आई स्क्वेयर आर के हिसाब से रखते हैं। तो इसको अगर आप स्मॉल आर की तरह से लिखें, इफ यू राइट इन द टर्म्स ऑफ द स्मॉल आर, दिस विल बी लाइक आई स्क्वेयर R, or if you write this thing in RMS value, it will be like I square R. ये आपका हो गया कॉपर लॉस। तो ये बहुत ही इजी है। आयरन लॉस को थोड़ा समझना है। आयरन लॉस है इसमें आपका हिस्टेरेसिस लॉस, एंड दूसरा आपका हो गया ईडी करंट लॉस। ईडी करंट लॉस, ये दोनों लॉस को थोड़ा सा अच्छी तरह आप समझ जाएं तो अच्छी बात है। तो पहले हिस्टेरेसिस लॉस के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आपने देखा कि हम अगर करंट देते हैं तो उसके कारण फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। तो जब करंट अगर मैं एक्स एक्सिस में लूं, तो करंट यहाँ पर लूं और यहाँ पर फ्लक्स लूं, तो होता क्या है कि जब मैं करंट देता हूं तो फ्लक्स उस समय स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है, फ्लक्स स्टार्ट हुआ। फिर जैसे जैसे हम बढ़ाते गए करंट और फ्लक्स, पहले तो बहुत जल्दी बढ़ा, फिर फ्लक्स क्या होता है, धीरे धीरे अपना कुछ इफेक्ट दिखाता है कि वो और फ्लक्स ज्यादा बढ़ता नहीं है। तो देखो आप जैसे जैसे करंट बढ़ा रहे हो, फ्लक्स ऊपर यहाँ सीधा जाना चाहिए था, अभी वो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया एंड बैक टू कांस्टेंट। उसके बाद अगर आप करंट बढ़ाओगे भी, तो जैसे आपका आयरन हो गया ना, तो यहाँ पर अगर आप करंट दे रहे हो, तो इस करंट के कारण फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। ये फ्लक्स क्या होता है ना कि फ्लक्स इतना आप बढ़ाते जाओ करंट, तो ये फ्लक्स बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, फिर उसके बाद इसके एरिया के हिसाब से उसके बाद और बढ़ेगा नहीं, फिर सैचुरेशन आ जाएगा। फिर अगर आप इस करंट को कम करने की कोशिश करोगे तो ये उसी पाथ में फ्लो नहीं करके वो धीरे धीरे कम होगा फ्लक्स। आप कम करंट को जैसे ही जीरो करोगे तो फ्लक्स जीरो नहीं होगा, वो फ्लक्स कुछ रह जाएगा। मतलब आयरन में अगर आप करंट दे रहे हो पहले 5 एम्पियर, फिर आप करंट को जीरो कर देते हैं, तो ये करंट जीरो नहीं होता, कुछ रह जाता है। तो ये जो रह जाता है इसको बोलते हैं रेसिडुअल फ्लक्स। इसको बोलते हैं रेसिडुअल फ्लक्स, जो कि रह जाता है, और उसको कम करने के लिए आपको करंट को नेगेटिव करनी पड़ती है। एंड फिर आपको फिर नेगेटिव डायरेक्शन में अगर आप करंट गए तो वो भी वैसे ही फॉलो करेगा। फिर अगर आप उसको करंट को नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लेके जाते हैं तो फिर कुछ बच जाता है फ्लक्स नेगेटिव डायरेक्शन में। फिर अगर आप उसको जीरो किए तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपका करंट का कुछ वैल्यू है पर फ्लक्स यहाँ पर जीरो है। तो हम यहाँ पर बोलते हैं कि पहले कुछ करंट चाहिए कि जो पुराना जो रेसिडुअल रह गया है उसको जीरो करने के लिए। फिर करंट जब कुछ वैल्यू मतलब पहले तो आपका करंट जीरो है, करंट जब जीरो है तो नेगेटिव में फ्लक्स है, उस नेगेटिव फ्लक्स को पहले जीरो करने के लिए आपको कुछ करंट चाहिए, फिर वो तेजी से बढ़कर वहीं पर आ जाता है। तो इस तरह से आपका एक कर्व बन जाता है। इस कर्व के अंदर ये मैग्नेटिक सर्किट में डिटेल में पढ़ते हैं, पर यहाँ पर आप हिस्टेरेसिस लॉस में सिर्फ इतना जानिए कि ये जो टर्म है वो रेसिडुअल फ्लक्स है, कि ये फ्लक्स जो रह जाता है, और ये जो एरिया अंडर दिस कर्व, इस एरिया जो होता है आप, क्योंकि एसी होता है ना, तो करंट आपका एक अल्टरनेटिंग करंट है, तो इसके कारण जब करंट पॉजिटिव होगा फिर नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, तो फ्लक्स भी पॉजिटिव नेगेटिव होता है। तो एक साइकिल में जो एरिया अंडर दिस कर्व उसको बोलते हैं लॉस। जिस लॉस को ये बताता है वो है हिस्टेरेसिस लॉस। तो दिस इज व्हाट हिस्टेरेसिस लॉस। अगर ये हिस्टेरेसिस लॉस को कम करना है तो मटेरियल बहुत अच्छा होगा। कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपको फेराइट कोर यूज करना है जिसका परमेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है,
तो परमिबिलिटी ज्यादा होने से आपका जो रिलक्टेंस कम होगा, तो इससे आपकी जो हिस्टेरेसिस लॉस है वो बहुत ही कम हो जाएगी। तो ये कर्व जितना आपका, अगर ये कर्व जितना भी पतला हो जाए, तो ये जितना आपका पतला हो उतना आपका लॉस कम होता जाएगा। तो ये आपको बताता है कि जितना पतला कर सकते हैं उतना लॉस कम होगा। तो ये पॉसिबल है अगर हम गुड क्वालिटी ऑफ द मटेरियल यूज करते हैं। ये हो गया आपका हिस्टेरेसिस लॉस। ईडी करंट लॉस क्या होता है उसको समझने के लिए, जैसे ये हो गया आपका सपोज रेक्टेंगुलर प्लेट, और यहां से ये आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और ये आपका फ्लक्स जा रहा है इस तरफ, फ्लक्स पूरा यहां से होके जा रहा है, ठीक है। ये हो गया एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ए। तो इस चीज को मैं अगर यहां से देखेंगे, हम यहां से देखेंगे तो ऐसा देखते हैं कि ये जो सर्कल की तरह दिख रहा है ना, इस तरफ से अगर देखेंगे तो सर्कल की तरह दिखेगा, और ये ऐसे वो रेक्टेंगुलर है तो आपको इजी हो जाएगा समझने में। थोड़ा सा ये हो गया हमारा स्क्रीन, जहां पर अंदर की तरफ ये क्रॉस दिखाता हूं, अंदर की तरफ फ्लक्स जा रहा है। अगर अंदर की तरफ फ्लक्स जा रहा है तो इस फ्लक्स के कारण ये जो पूरा तो आयरन से ही बना है, राइट, ये पूरा आयरन ही है, और इसके अंदर फ्लक्स अंदर की तरफ जा रहा है, तो इसमें क्या होगा, आपका ईडी करंट फ्लो करेगा। ईडी करंट का मतलब है जब फ्लक्स, ये अल्टरनेटिंग फ्लक्स इस आयरन बार के तरफ से होके जा रहा है, तो इस आयरन बार में जैसे ईएमएफ ईएमएफ इंड्यूस होता है आपस में, और इनके बीच में मतलब एक सर्कुलेटिंग करंट फ्लो करता है। क्योंकि जब फ्लक्स ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये जो प्लेट है, सपोज ये एक क्रॉस सेक्शन एरिया व्यू है, तो ये आप यहां से देख रहे हो, तो ये वाला जो व्यू है वो वही व्यू है ये टोटल। तो यहां पर आपका सर्कुलेटिंग करंट फ्लो करता है। तो ये करंट जो सर्कुलेट करता है इन आयरन में, तो ये करंट कहां फ्लो कर रहा है, ये कॉपर वायर में नहीं फ्लो कर रहा, ये आयरन के अंदर फ्लो कर रहा है। और ये करंट जो बड़ा वाला जो पाथ है उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, और जो छोटा वाला पाथ है उसका रेजिस्टेंस कम होगा, जो अंदर वाला पार्ट है उसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम होगा। तो ये करंट बहुत ज्यादा होता है, इसको बोलते हैं ईडी करंट, आई। तो ये ईडी करंट के कारण जो लॉस होता है आई स्क्वायर आर। तो अगर हम इस आयरन कोर का, जो आयरन कोर है, ये है आयरन कोर, तो हमारा जो फ्लक्स होता है वो तो आयरन कोर में ही डिजाइन किया था ना ऐसा। तो ये अपना आयरन कोर हो गया, और यहां से होके फ्लक्स जा रहा है, तो इस आयरन कोर के अंदर जो फ्लक्स, जो करंट फ्लो करता है, जो आप गोल गोल करके, उसमें आई स्क्वायर आर जो लॉस होता है वो है अपना ईडी करंट लॉस। इसको कैसे कम करेंगे, अगर हम ये जो फ्रंट व्यू है इसको हम ऐसा करते हैं, इस सेक्शन को हम छोटे छोटे सेक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब स्ट्रिप में कन्वर्ट कर लेते हैं। इस सेक्शन को छोटे छोटे, यहाँ पर एयर कैप बिल्कुल नहीं होगा, और इन दोनों के बीच में वार्निश होगा, तो इतना ही बनाते हैं। तो इसे छोटे छोटे सेक्शन में कन्वर्ट करने के बाद, तो आपका जो करंट है, अभी करंट कैसा फ्लो करेगा, करंट भी इतना ऐसा फ्लो करने लग जाएगा, ईडी करंट। तो इससे हमारा जो ईडी करंट जो हो गया, तो इस ईडी करंट का जो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इस ईडी करंट का जो लेंथ है उसको बड़ा कर रहे हैं। जैसे हम ईडी करंट का लेंथ को इतना लंबा बड़ा कर दिए, तो फ्लक्स ऐसे ही अंदर की तरफ जा रहा है, तो फ्लक्स जब अंदर की तरफ जा रहा है तो इसका ईडी करंट जो फ्लो करेगा वो उसका लेंथ बढ़ जाएगा। जब ईडी करंट का लेंथ बढ़ जाएगा तो करंट का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। अगर करंट का मैग्नीट्यूड कम हुआ तो आई स्क्वायर आर हो गया। तो इससे हमको ये जानने में मिलता है कि ये जो आयरन कोर है इसको आप मोटा वाला मत बनाइए, इसको एक छोटे छोटे स्ट्रिप में बनाइए, मतलब कुछ स्ट्रिप्स को आप ऐड करके बना सकते हैं। जैसे ये एक हो गया ई टाइप का स्ट्रिप हो गया, तो ऐसे वाले स्ट्रिप्स, ई वाले स्ट्रिप्स बन गए, और दूसरी जगह अनदर और एक ई टाइप के स्ट्रिप बन गए। दिस टाइप ऑफ ई टाइप ऑफ स्ट्रिप इज देयर। बहुत ही गंदा डायग्राम है, तो मैं फिर ठीक से, जैसे अभी ई टाइप के दो स्ट्रिप हो गए, तो आप इन दोनों स्ट्रिप्स को अंदर डाल भी सकते हो, मतलब ये वाले स्ट्रिप्स और ये वाले स्ट्रिप्स के ऊपर इसके ऊपर जोड़ दोगे, और इसको इसके ऊपर जोड़ दोगे, तो इसके
जोड़ने के बाद आपका इसके ऊपर रख देंगे तो आपका कोर बन गया। अगर ये अंदर वाले पोर्शन आप निकाल देते हो तो भी आपका ये ऐसा स्ट्रिप होंगे, ऐसे वाले स्ट्रिप भी हो गए। तो इसको आप ये वाले स्ट्रिप को इसके ऊपर रख देंगे, ये वाले को इसके ऊपर रख देंगे, दोनों तरफ से बंद करने के बाद आपका रेक्टेंगुलर कोर रेडी हो गया। ये जो स्ट्रिप में बोला इसकी जो थिकनेस होती है, जो या इसकी मोटाई होती है, वो मोटाई 0.35 mm होती है। तो इतनी पतले पतले जो स्ट्रिप होते हैं, वैसे अगर हम बहुत सारे स्ट्रिप्स को ऐड कर दें तो यहाँ पर हम बहुत सारे स्ट्रिप्स को ऐड कर दें तो 3D डायग्राम में आप देख सकते हो, इसको कोई भी बुक में भी मिलता है। तो आप बहुत सारे स्ट्रिप्स को ऐड करके अगर आप बनाते हो तो जो फ्लक्स का जो रास्ता है, फ्लक्स को तो यहीं से फ्लो पे जाना है ना, तो फ्लक्स का जो रास्ता है, फ्लक्स में उसको बहुत सारे स्ट्रिप्स ऐसे दिखेंगे 0.35 mm के। तो इसका जो ईडी करंट का जो लेंथ है, जो पाथ है, वो लंबा हो जाएगा, तो करंट का जो वैल्यू है वो कम हो जाएगा। फिर उसका जो स्क्वायर और आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द आयरन, वो बहुत ही कम हो जाएगा। तो इस तरह हम ईडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस को कम कर सकते हैं। एंड जो कॉपर लॉस है वो तो आप अच्छा कॉपर वायर यूज करो। अगर आप मोटा कॉपर वायर यूज करते हो तो इसका एरिया ज्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस भी कम होगा। अगर आप एल्युमिनियम वायर यूज करते हो तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो ऐसे ट्रांसफार्मर में अगर कॉस्टली रहता है अगर कॉपर वायर यूज करते हैं, पर एल्युमिनियम अवेलेबल है तो वो सस्ता होता है पर उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। तो डिटेल अगर ट्रांसफार्मर आपके 3rd सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर आपको सिर्फ जानना है कि हिस्टेरेसिस लॉस, ईडी करंट लॉस क्या होता है, प्रिंसिपल मतलब क्या चीज है, एंड आयरन लॉस। तो यहाँ पर हम और एक चीज भी डिस्कस कर लेते हैं कि आपका जो ट्रांसफार्मर है वो 2 टाइप के होते हैं, वन इज अ कोर टाइप और एक है सेल टाइप। तो यहाँ पर जो कोर टाइप होता है वहां पर ट्रांसफार्मर को आप ऐसा जो बनाए जो डायग्राम देखे थे, तो इस डायग्राम में इसको बोलते हैं कोर टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर। इसके प्राइमरी एंड में आप वाइंडिंग किए और सेकेंडरी एंड में आपको वाइंडिंग करंट ट्रांसफर किया। तो सेल टाइप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, आपका जो वाइंडिंग होता है प्राइमरी और सेकेंडरी, ये दोनों प्राइमरी सेकेंडरी आपका बीच में ही रह जाता है। ये आपका हो गया सेल टाइप। तो यहाँ पर आपका प्राइमरी वाइंडिंग यहाँ पर प्राप्त किया गया और सेकेंडरी वाइंडिंग भी यहाँ पर प्राप्त किया गया। तो ये आपका हो गया V2, यहाँ पर हो गया E2, ये हो गया E1 और यहाँ पर हो गया आपका V1। तो अगर ऐसा वाइंडिंग होता है तो ये होता है आपका शेल टाइप, और अगर ऐसा होता है तो ये हो गया आपका कोर टाइप। तो यहाँ पर भी वही डायग्राम हम लोग पहले से बना चुके हैं बार बार, दैट V1 एंड E1, E2, sorry not this one, E2, here E2 and V2। सो सेल टाइप में अंदर की तरफ कोर रहता है तो ये सेफ रहता है, कोर टाइप में बाहर की तरफ रहता है तो अनसेफ रहता है। अनसेफ मतलब देयर इज बस सारी चीज तो आजकल डिप रहते हैं कि ट्रांसफार्मर के अंदर ही ऑयल के अंदर रख के डिप किया जाता है। तो ये जनरल प्रिंसिपल सिर्फ जानना चाहिए कि व्हाट इज अ कोर टाइप, व्हाट इज अ सेल टाइप। और इन प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर जो वाइंडिंग्स होते हैं वो इस तरह प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग वैसे नहीं होते हैं, रेदर अगर हम उसको डायग्राम में भी दिखा सकें तो अच्छी बात है। तो कोर टाइप का मैं तो दिखाता हूँ कि कैसा होता है। तो यहाँ पर आपका जो ट्रांसफार्मर है तो पहले इसमें डायग्राम में इसको दोनों को एक ही कलर में करते हैं। ये ट्रांसफार्मर का कोर हो गया। अब हम इसमें प्राइमरी वाइंडिंग को दिखाते हैं ब्लू कलर में। तो प्राइमरी वाइंडिंग हो गया ये प्राइमरी वाइंडिंग को पहले रैप कर दिया, और यहाँ पर भी प्राइमरी वाइंडिंग को पहले रैप कर दिया, मतलब आधा प्राइमरी वाइंडिंग्स जो यहाँ पर है, जो प्राइमरी वाइंडिंग यहाँ जो प्राइमरी वाइंडिंग है इसके हाफ ऑफ द टर्न्स इस लेग में डाल दिए और दूसरे हाफ ऑफ द टर्न्स इस लेग में डाल दिए। मतलब ये दोनों कनेक्टेड है, पहले आधा इसमें प्राइमरी लेग में डाला, दूसरे लेग में डाला, इसको लेग बोलते हैं।
एंड सेकेंडरी जो टर्न है उसको इसके ऊपर, तो सेकेंडरी वाले को इधर भी आधा और यहाँ पर हाफ, मतलब ये वाला एक टर्न हो गया और दूसरा टर्न यहाँ पर। तो इस तरह आपका सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों बन जाता है। तो इस तरह आपका कोड टाइप हो गया। सेल टाइप में भी ऐसा आप डायग्राम बना सकते हो, बट तुम्हारे आपके जितने लेवल में फर्स्ट ईयर के लेवल में जितना भी है एज पर द सिलेबस, ये काफी है कि आप कोड टाइप और शेल टाइप के बीच में थोड़ा डिफरेंस जाने। और यहाँ पर कूलिंग अच्छा रहेगा कि यहाँ पर ठंडा जल्दी ठंडा हो जाएगा क्योंकि ये एक्सटीरियर बॉडी में रहा, और यहाँ पर थोड़ा ठंडा कम रहेगा। जहाँ पर थोड़ा सा एनवायरमेंट डस्टी होता है या फिर धूल, देन वहाँ पर सेल टाइप यूज करना सही रहता है, और अगर एनवायरमेंट क्लीन है तो कोड टाइप इज द बेस्ट। सो दिस इज अ स्मॉल डिफरेंस, कंस्ट्रक्शनल डिफरेंस। लैमिनेटेड कोर इज यूज्ड, तो बहुत से टाइम में लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील लैमिनेटेड कोर इज यूज्ड टू रिड्यूस द हिस्टेरेसिस लॉस, एंड लैमिनेशन इज डन। और हर एक प्लेट और दूसरे प्लेट के बीच में जो थिकनेस जो गैप है वो सब बहुत कम रहेगा। एंड और एक चीज भी देख सकते हो कि आप ट्रांसफार्मर में जहां पर कहीं इंसुलेशन है तो वहां पर डाइलेक्ट्रिक लॉस होगा, क्योंकि अगर जैसे कि यहाँ पर देखे प्राइमरी वाइंडिंग और बॉडी के बीच में कुछ इंसुलेशन तो देना ही पड़ेगा इन दोनों के बीच में। ये जो इंसुलेशन दिए इसके कारण जो लॉस होता है वो डाइलेक्ट्रिक लॉस। ट्रांसफार्मर में है, यहाँ पर भी करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पर भी करंट फ्लो कर रहा है, तो ऑब्वियसली मिसमैच कभी हो सकता है, एंड उनके बीच में अट्रैक्शन और रिपल्सन भी होते हैं। सो उसके कारण नॉइज भी होता है, और तो आपका नॉइज में भी के कारण भी लॉस हो गया। तो इस तरह आप बहुत सारे लॉसेस दिखा सकते हैं, बट प्राइमरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है एंड वो दोनों है आपका हिस्टेरेसिस लॉस एंड एडी करंट लॉस। तो दैट्स ऑल, एंड कॉपर लॉस इज आल्सो देयर। सो ये आपके ट्रांसफार्मर के इन ब्रीफ लॉसेस ऑफ द ट्रांसफार्मर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ द ट्रांसफार्मर, लिटिल बिट ऑफ डिस्कस्ड. Okay, thank you very much. In the next video, we'll go for the other topic from the induction motor.